समझोगे। पढ़ रहे हैं अपन सजीव जगत में संगठन। सजीव, तुमको मालूम है सजीव किससे किससे मिलकर बना है? छठवीं में पढ़े थे ना पर्यावरण के घटक। तो सजीव किससे किससे मिलकर बना है? वनस्पति से और प्राणियों से, है ना। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत ये दोनों मिलकर के फिर बना है सजीव जगत, ठीक है। तो इसका जो है संगठन कैसा है, तो जिस प्रकार से ये बिल्डिंग है ना, इसमें ईंट से ईंट जोड़ा गया, तब जाकर के इतनी बड़ी बिल्डिंग, कोई भी मकान बनता है तो ईंट से ईंट जुड़ता है। तो इतना बड़ा बड़ा जो सबका शरीर दिखता है, चाहे वो प्राणी हो चाहे कि ये पेड़ हो, ये एक साथ इतना बड़ा आकार नहीं है, बल्कि छोटी छोटी कोशिकाएं, ये दिख रहा है कोशिका, इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ठीक है। तो कोशिकाओं से कोशिकाएं जुड़ती गई और इतना बड़ा पेड़ बन गया, इतना बड़ा शरीर बन गया। कोई भी प्राणी हो, छोटा प्राणी हो बड़ा प्राणी हो, हाथी हो चाहे चींटी हो, बना किससे है? यानी किसी, हाँ, किससे बना है? कोशिका से। तो किसी के भी शरीर की इकाई कोशिका, ठीक है, जिससे मिलकर वो बना। तो ढेर सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तब बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं रहेगी। ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। तो जैसा उसको काम करना होता है ना, हर शरीर, अपने शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं। तो किसी, जैसे आँख से अपन देखते हैं, वही काम हम नाक से करते हैं क्या? नहीं, है ना। सांस लेते हैं, है ना। तो हमको जैसा कार्य करना है, भगवान ने उस अंग की, उस अंग तंत्र की जो रचना की है, वहाँ पर कोशिकाएं सब मिल करके एक जैसा काम करने लगती हैं, वहाँ उसको कहते हैं अपन ऊतक। इस प्रकार से ऊतक कई प्रकार के होते हैं, और पादप ऊतक अलग प्रकार के होते हैं, और प्राणी ऊतक, जीव, जैव, जो अपन जिसको बोलते हैं ना, जीव में जो ऊतक रहता है, हम सब प्राणी हैं, और ये वनस्पति है, तो वनस्पति को पादप कहा जाता है। तो पादप कोशिका, है ना, प्राणी कोशिका, ये जो है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनकी रचना बिल्कुल अलग ढंग की होती है, और इनके कार्य भी जहाँ जहाँ जिस प्रकार का कार्य है, उस हिसाब से एक प्रकार की कोशिकाओं का एक संगठन हो जाता है, सब एक जैसा काम करने लगती हैं। उस हिस्से में सिर्फ वही काम होता है, तो उसको कहते हैं अपन एक साथ सब मिलकर जो एक जैसा काम कर रही है, वो ऊतक है। कुछ यहाँ तक समझ में आया, है ना। अब जैसे कि अब ऊतक है, तो ये ऊतक मिल करके फिर बनाते हैं अंग। क्या बनाते हैं? अंग। तो अंग जो है किसी अंग तंत्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है। क्योंकि एक अंग तंत्र में भी, जैसे आप नाक का जानते हो, नाक से हम सांस ले रहे, ऊपर से दिख रहा है ये नाक, लेकिन वास्तव में ये अंदर तक गया, फेफड़े, डायफ्राम तक चला गया है। तो अंदर का चीज नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर की रचना दिख रही है ना। तो हम देखते हैं कि हम सोचते हैं हम नाक से सांस लेते हैं, पर वास्तव में नाक से शुरू होकर के ये पूरा चला गया फेफड़ा और डायफ्राम तक, है ना। तब फिर पूरा सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया संपन्न होती है ना। तो उस पूरे भाग, मतलब पूरे जितने अंग हैं, सब मिलकर के कोई भी एक अंग तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर में कई अंग तंत्र हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं और व्यर्थ पदार्थ बाहर निकालते हैं, तो वह अंग तंत्र कहलाता है पाचन तंत्र, है ना। यहाँ पर हमने दिया है श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। ये दिख रहा है 2 नासा छिद्र। नासा छिद्र यानी ये जो दिख रहे हैं, है ना, यहाँ से हम सांस ले रहे हैं और सांस जा रही है फिर एक पाइपलाइन से, है ना। तो वो जा रही है यहाँ से श्वास नली से होकर, गले के अंदर एक अंदर नली जैसा है, वहाँ ये नाक के छिद्र से जो हवा गई वह जा रही है इस श्वास नली से, और ये श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है। क्यों 2 भागों में बढ़ती है? क्योंकि हमारे 2 फेफड़े हैं, तो दोनों फेफड़े में वो हवा को जाना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसको बंटना पड़ता है, ठीक है। तुमको भी मालूम है, आप नल का पाइपलाइन, बिजली का पाइपलाइन बिठाते हो, तो जैसा जैसा जगह जगह जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ बिछाया जाता है उसको, है ना। ऐसे ही यहाँ पर 2 श्वसनी दोनों फेफड़े में खुलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला तो हो गया नासा छिद्र, उसके बाद दूसरा अंग क्या हो गया? श्वास नली। क्या हुआ? श्वास नली। और तीसरा अंग हो गया श्वसनी, 2 दिख रहा है यहाँ पर।
और चौथा अंग हो गया फेफड़े। फेफड़े की दीवारों पर बहुत सारे वायु कोश होते हैं बेटा, है ना। यहीं पर वायु जाती, इसीलिए इसको कहते हैं वायु कोश, जो कि कहाँ खुलती है? रक्त केशिकाओं में खुलती है। ये रक्त केशिकाओं में जो अशुद्ध हवा रहती है, जिसको कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना, यानी कम ऑक्सीजन वाली वायु रहती है वास्तव में, तो उसको वो वायु कोश क्या करते हैं, वहाँ पर रहता है वो। और ये जो ऑक्सीजन ये गया श्वसनी से वायु कोश में, वो रक्त में चला जाता है वायु कोश से, ठीक है, और रक्त केशिकाओं से रक्त में चला जाता है। और रक्त से कम ऑक्सीजन वाली वायु जो है ये आ जाती है वायु कोश में, और वहाँ से जाती है श्वसनी में, फिर लौटती है श्वास नली में, फिर लौटती है नासा छिद्र से होकर बाहर हवा में चली जाती है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो नीचे में एक डायाफ्राम है, ये ऊपर नीचे होता है, जैसे इसका काम जो है इस पर निर्भर रहता है। डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने से ही फेफड़े का फूलना, फेफड़े का पिचकना। फूलेगा कब? जब उसमें हवा अंदर आएगी और हाँ सांस लेंगे। और सिकुड़ेगा कब? जब हम सांस छोड़ेंगे। हाँ ठीक है ना जी मैम। हाँ, तो इस प्रकार से नीचे ऊपर डायाफ्राम होता है। अब इसको ध्यान दो कि वास्तव में ये पूरा का पूरा, यहाँ आप देखें एक अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग, पांचवा, यानी वायु कोश भी एक अंग है, पांचवा जो है ये छठवां, इस प्रकार से डायाफ्राम। ये पूरे मिले तब फिर ये जो बना अंगों से मिलकर, सांस लेने की क्रिया तभी पूरे अंगों से मिलकर हो रही है, ठीक है। और हर अंग अलग अलग टाइप का काम करके एक क्रिया कर रहे हैं, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ठीक है। इसका नाम है श्वसन तंत्र। क्या बोलेंगे इसको? श्वसन तंत्र। एक तंत्र में कई अंग होते हैं, तो यहाँ पर ये ऊतक से अंग बना, अंग से कई अंग मिलकर के क्या बना है? एक अंग तंत्र। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं। फिर कितना मिनट हो गया? 7 4 मीटर 7 7 मिनट हो गया।